वेलकम बैक नाजरीन। सराय साहब, शरह सूद हमारे पास जो अगली खबर है जो इंडस्ट्री से आई है कि शरह सूद बढ़ाने से इंडस्ट्री के ऊपर और कारोबारी हजरात के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगर हम इस चीज़ को देखें, इस नुक्ता नज़र को देखें, तो अगर हम अपने मज़हब को भी देखें तो सूद का मतलब तो है अल्लाह ताला से और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से स्ट्रेट जंग है, ठीक है। और पाकिस्तान में सूद का निज़ाम तो ऑलरेडी चल ही रहा है, इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें भी हुई हैं, बहुत से क्या कहते हैं हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने सूद के ख़िलाफ़ बात भी की है कि इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट रेट, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम है अभी चल रहा है, इसके ऊपर हम बात तो कर सकते हैं। सर सूद जो बढ़ रही है, अब ये देखें कि इससे क्या इंडस्ट्री, क्योंकि आपको भी पता कारोबारी हजरात बैंक के साथ बिजनेस कर रहे होते हैं, तो ये जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली बात है इंडस्ट्री तबाह नहीं होगी। जी, आप कैसा बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इंडस्ट्री को आपने ग्रूम करना है। मईशत आपकी बहुत ही दलदल में फंस चुकी है और उसके साथ साथ उसको बाहर भी निकालना है और उसको इम्प्रूव भी करना है। जब आप इस तरह के काम करेंगे और उसके ऊपर इस वक्त फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, जो इंडस्ट्री को उसको ग्रूम करने की ज़रूरत है, उसमें नए ऐसे मंसूबे बनाने की ज़रूरत है जिससे इंडस्ट्री ग्रो अप हो। और जब आपकी इंडस्ट्री को आप इतना ज़्यादा जो है वो मार्कअप लगवाएंगे उनके ऊपर, तो वो फिर किस तरीके से वो आगे चल सकेगी, बल्कि वो महंगा भी होगा और उसकी प्रोडक्शन भी महंगी होगी, वो आगे से उनको प्रॉब्लम्स भी आएंगी और वो कर्ज़ा लेते हुए भी वो बहुत ज़्यादा जो है वो घबराएंगे। इसलिए उनको पैसे की फरावानी करनी चाहिए, उन्हें कम से कम जो है वो उनके ऊपर बोझ डालना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री चल सके और नए से नए मंसूबे लग सके। इरफान साहब, अब मैं यही बात हम थोड़ी सी आगे लेके चलेंगे क्योंकि इंडस्ट्री के ऊपर बात हो रही है। अगर हम पूरी दुनिया का सिस्टम की बात करते हैं, हम चाइना की बात करते हैं, क्योंकि हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त है, हम चाइना की बात करते हैं, तो आप ये भी देखें कि उन्होंने इस तरह भिखारियों की तरह अपने लोगों को भीख मांगना नहीं सिखाई थी। उन्होंने ये किया था कि अगर कोई बंदा, क्योंकि हर बंदे में कोई ना कोई तो फ़न होता ही है, ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ने कोई बंदा बेकार पैदा नहीं किया। वो उसके फ़न को देखते थे कि यार अगर ये बंदा इस तरह की कोई चीज़ कर सकता है तो उसके ऊपर लोनिंग करते थे, उसको वो वाला काम करवा देते थे, ठीक है, उसको सहूलियात देते थे। इसी तरह आज ये देखें कि चाइना पूरी दुनिया में, आप किसी भी अमेरिका में भी चले जाएँ तो मेड इन चाइना है, सही है, जहाँ पे मर्जी चले जाएँ वो मेड इन चाइना की प्रोडक्ट। ये एक सिस्टम बनाया गया था हमारे मुल्क में। हमारे जो बरसर इक़्तिदार हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, ये इस रवायत पे क्यों नहीं चल रहे? हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से काम ऐसे करने वाले हैं। आप ही पिछले दिनों एक मिसाल दे रहे थे, मैं आप ही की बात करता हूँ, आप ही मिसाल दे रहे थे, ठीक है, क्योंकि आप ब्रीफ तरह उसको एक्सप्लेन अच्छे तरीके से खुद कर लेंगे। मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ कि आपने जो कहा था कि वो एक बंदे के पास अगर 1 एकड़ या 10 एकड़ ज़मीन हो तो रेशम का काम आप बता रहे थे, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ताकि पता चले इन चीज़ों को। देखें, वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने, इमरान खान साहब आए, उन्होंने कहा जी हमने रिलीफ देना है और उन्होंने सेहत कार्ड और फलां कार्ड और घरों में वो बेनज़ीर प्रोग्राम, ये सारे वो मांगने वालों के हिसाब से आप गदागर बना रहे हैं। वहाँ से कर्जा लिया और इनको दे दिया। लेकिन इमरान खान साहब ने एक और काम भी किया था, मुर्गियाँ कट्टा पालने वाला। आप देखें कि नवाज शरीफ, आप इनकी हुकूमत में भी इन्होंने कहा कि मुर्गियों का चेक लगने चाहिए। कैसा आप देखें, वो कट्टा और मुर्गियों का मजाक तो बना, लेकिन हालांकि वो बड़ा अच्छा था, इंटरनेशनली बहुत से मुल्कों ने किया ये। अच्छा, उसको कामयाब मंसूबे को नहीं किया गया। वो जो फकीरों वाला काम था उसको उनको कामयाब करने के लिए अपने सरदर्द की बाजी लगाई, बल्कि आज भी इलेक्शन दौर में भी वो उसका बड़ा फखरी अंदाज में कहते हैं कि जी हमने इनको इतना रिलीफ दिया, इतना ये कर्जा लेके उनको आगे से फकीराना तौर पे दे देना, ये मुश्किल जो है मनसूबा साजी नहीं है, तभी मुल्क भी डूब रहा है और वो भी डूब रहा है। रही बात, हम उस तरफ आते हैं कि अगर आप बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो कि बग़ैर बहुत कम लागत से आप बड़ा अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं उससे, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर का जो है वो चैनल भी है, हम उसको प्रमोट भी करते हैं और वर्ल्ड वाइड इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। कैसा इस चैनल ने बहुत ही जो है वो एक खूबसूरत अंदाज में पहला ऐसा चैनल है जो कि एग्रीकल्चर को इतना प्रमोट कर रहा है और इंडस्ट्री को कर रहा है और इन्वायरमेंट के हवाले से इतना कुछ कर रहा है। तो इसका जो है ना वो उस हवाले से हम कोशिश करते हैं कि एजुकेट करें लोगों को
क्योंकि ये जो चीज़ है वो आप बहुत से आप एग्रीकल्चर की आज हम बात कर रहे हैं कि जो आपने बताया कि अगर हम सिर्फ गोबर जो कि वहाँ फेंक दिया जाता है और उससे जो एनवायरनमेंट के हवाले से इतनी बुरी जो है वो मसाइल पैदा होते हैं जिससे लोगों को बीमारियाँ पड़ रही होती हैं, वो एक कारामद चीज़ बन सकती है। देखें, आपने गोबर लिया, उसको आपने रखा और उसमें आपने जो वो केचुए हैं वो उसमें डाल दिए और उसके बाद आपने उसको 1.5 महीने 2 महीने के बाद जब आप उसको छान के दे देते हैं तो वो एक बहुत ज़बरदस्त खाद बनती है, जिससे यूरिया खाद को आप जो है वो उसकी रिप्लेसमेंट आ गई। अच्छा, ये खाद और यूरिया खाद में फ़र्क मैं बताने लगा हूँ कि यूरिया खाद को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं और स्प्रे करते हैं और दूसरी चीज़ें आपको ज़रूरी होती हैं ताकि फसल जो है वो ज़्यादा हो, और ज़मीन जो है वो जो ज़मीन है उससे इसके नुकसान होता है ये कि ज़मीन उसकी बर्बाद हो जाती है। वो फसल में जो चीज़ आप केमिकल्स हैं वो आपके अंदर जा रहे होते हैं जिससे आपकी बीमारियां नई से नई बढ़ रही हैं। और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि उससे आपकी फसल वो नहीं हो रही होती जो आप वो उसको जो आपने सोचा होता है। लेकिन अगर ये आप बिल्कुल मुफ्त वाला सिस्टम जो है इस तरीके से अगर आप खाद डालते हैं, आपकी ज़मीन ताकतवर होती है, आपकी फसल 10 गुना ज़्यादा वो बढ़ती है और उसके साथ साथ जो है वो आप उसको बड़ी अच्छे तरीके से अपने अखराजात भी निकालते हैं और मुनाफा भी कमाते हैं और मुल्की एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह जब मैं जो आपने कल मुझे वाकया सुनाया था, मैं उसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। जैसे कि रेशम का जो रेशम है पूरी दुनिया में आपको पता है सबसे महंगी एक प्रोडक्ट है। एक कनाल के ऊपर अगर आप रेशम के शतूत के दरख्त लगाते हैं ये और उसके बाद उसमें रेशम पालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पत्ते तो जो है वो रेशम के कीड़े खा जाते हैं। उसके बाद उसकी लकड़ी एक अलग यूज़ के लिए इस्तेमाल होती है। उसके अलावा जो रेशम है वो आपका कपड़ा पूरी दुनिया में जाता है, ठीक है। ये 3-4 ऐसी चीज़ें एक जगह से प्रोडक्ट निकलना शुरू हो जाती हैं। तो हुकूमत जब इस तरह के काम करेगी, ये छोटे छोटे यूनिट लगाना शुरू करेगी, तो ऑटोमेटिकली बात है कि हमारी जो है बरामदात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, हमारे पास डॉलर ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए बनस्बत ये चीज़ें करने के कि हम सड़कें बना दें, हम क्या कहते हैं गटर बना दें, हम स्ट्रीट लाइटें लगा दें। तो गवर्नमेंट को इस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर हम बैंकिंग सेक्टर की भी बात करते हैं शरह सूद के ऊपर, सराई साहब, बैंक भी बेसिकली जब छोटे लोन की हम बात करते हैं, चाहे वो पीपल पार्टी का दौर था, चाहे ये पीटीआई का दौर था, चाहे जिसका भी दौर था, इन्होंने बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बताया कि यार लोन आसान शराइत पे दो। लेकिन आप किसी भी बैंक का शराइत आप पढ़ के देख लें, एक आम बंदे को लोन मिलना इतना ही मुश्किल है जितना कि इस वक्त एक आम बंदे का वज़ीर आज़म बनना है। ऐसे ही बहुत मुश्किल है, वो लवाजमात ही पूरे नहीं होते। अगर हम समेटा की बात करते हैं, समेटा एक बहुत बड़ा दायरा है जो कि इंडस्ट्री को, स्मॉल इंडस्ट्री को फ़रोग देता है। हम क्या कहते हैं इसकी बात करते हैं, हमारे जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है अगर हम उनकी बात करते हैं तो उनकी जो फॉर्म फिलिंग है उसके अंदर इतने लवाजमात हैं कि वो पूरे होना आम इंसान पूरा नहीं कर सकता। बल्कि मैं कहता हूँ कि जो मल्टीनेशनल एसएससीपी की कंपनीज भी है ना, उसको पूरा करने के लिए कोई 10-15 दिन लग जाते हैं। तो ये एक लम्हा फिक्री है, इसके ऊपर हुकूमत को बहुत ज़्यादा सोच विचार करना चाहिए। अच्छा सराई साहब, अगली खबर है कराची फिर डूबना शुरू हो गया। अभी कल हम खबर सुन रहे थे, वहाँ के बरसर-ए-इक़्तिदार जो पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, कराची के पीटीआई पीपल पार्टी के, वो कह रहे थे बारिशों का सिलसिला थम नहीं रहा, इस वजह से जो है पानी खड़ा होना शुरू हो गया है। अब ये इस तरह के बयान, और अगर देखें तो जो वहाँ पे हुकूमत है, जो सूबे की हुकूमत है, पानी के अंदर झाड़ू लेके वो पानी निकाल रहे हैं। ये किस तरह की हरकतें करना शुरू कर गए हैं ये पीपल पार्टी वाले और ये जो है क्या कहते हैं दूसरे जो उनके इत्तेहादी हैं। अब ये देखें, क्योंकि आज से अगर हम 2006 की बात करते हैं तो इंटरनेशनल जो एक इदारा था उसने कहा था कि कराची 2060 में डूब जाएगा अगर इसके ऊपर काम ना किया गया। तो आज 2022 है और 2022 में आप देखें कि थोड़ी सी बारिशें हुई हैं और कराची डूब गया है, समंदर ने पानी लेने से इनकार कर दिया है। तो क्या समझते हैं इनको, ये इतने सालों से हुकूमत कर रहे हैं, ये क्यों नहीं निकासी का आप बना रहे कि... अच्छा देखें, ये सबसे पहले अगर आप देखा जाए तो पानी या तो हमारे मसाइल 2-3 आ गए हैं बहुत ज़्यादा जो नए आप जिसको कह सकते हैं। एक तो हमारे मौसमियाती तब्दीली का जो है उसमें से बहुत बड़ा मसला आया। अच्छा, उसके साथ साथ हमने अपनी तब्दीलियों के साथ साथ उसका हल जो है वो पहले नहीं सोचते। हम
ऊपर वक़्त के ऊपर आके जब पूरा दबाव पड़ जाता है और हम फंसे हुए होते हैं, फिर हम काम करना शुरू करते हैं। हालांकि पूरी दुनिया में ये होता है कि वो पहले अंदाज़ा लगा के उसको 20 साल 30 साल पहले उस चीज़ को करते हैं जो 30 साल के बाद आती है। हम में थोड़ी सी ये ज़रूर कमी है जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारे दानश्वर हैं, क्योंकि वो अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं, वो किसी का मशवरा लेना पसंद नहीं करते, और अगर वो मशवरा कोई देता है तो उसे वो समझते हैं कि हम दाना हैं और ये जो है वो जाहिल हैं, और उस वजह से ये जो तज़ाद हमारे से माजी में और हाल में रहा, उसी वजह से प्रॉब्लम आई। अच्छा, रही बात कराची की, तो कराची में आप देखें सिस्टम को बनाते हुए कितनी हुकूमतें आई, कितनी गईं। सर हुकूमतें तो एक ही वहाँ पे रही हैं हमेशा, सिंध में पीपल पार्टी की हुकूमत रही नहीं, वो जब पीपल पार्टी की भी रही, नून लीग की भी आई, पीटीआई की भी आई, ये सर हुकूमत पीटीआई की नहीं आई। नहीं, अगर देखा जाए तो हुकूमत हमेशा से पीपल पार्टी की ही रही है। देखें, जिम्मेदारी जो होती है वो वफाक की होती है, सूबों को। सर वफाक ने तो आप ये देखें ना कि इमरान खान के दौर में वफाक ने इनको अरबों रुपए दिए थे ये नदी नालों के लिए, बल्कि जब वफाक ने वो सबसे मेन नाला इनका साफ करवाया था, उसके बाद तो काम नहीं हुआ। वफाक की ये जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं होती कि वो पैसा दे के और ख्वाब खरगोश में चले जाए, उसकी मॉनिटरिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इसकी मॉनिटरिंग जब तक नहीं होगी, उससे सिर्फ ये नहीं है कि पैसे का हिसाब लेना भी उन्हीं की काम है जिसने पैसा दिया। वही बात हम करते हैं, जहाँ पे जिस सूबे में वो क्या कहते हैं 90 करोड़ की गंदम को चूहे खा जाएं, ठीक है, वहां पे साहब की क्या बात करते हैं। आप देखें कि जब इमरान खान ने भी, आप पिछली स्पीच उठा के देख लें, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, जब इन्होंने पैसा दिया था, इमरान खान ने पैसा लिया, तो वहीं से तो इख्तलाफात स्टार्ट हुए थे कि भाई आप बोलने वाले कौन होते हैं, आपने हमें पैसा दे दिया, अब हमारा काम है। ये तो जब आइन में चेंज हुआ था कि सूबों को इख्तियार दे दिया कि ये इसी वजह से दिया गया था ताकि जो फेडरल है वो पूछ-गीछ ना कर सके कि क्या करना है, हाँ वो सिर्फ पैसा दे, उसके बाद ये काम ना हो। अगर आप वजीर आज़म की सीट पे बैठे हुए हैं और आपका ये भी आपको हक नहीं है कि आपने खुद पैसे दिए और उसका हिसाब नहीं ले सकते, तो माजरत के साथ कोई भी हुक्मरान हो उसको या तो बिल्कुल ही अपने आप को नाअहल कहना चाहिए, या फिर उसको अपना मफाद के लिए कुर्सी का दिलदादा कहना चाहिए। देख लेना, ये चाहे नून लीग की हुकूमत नहीं, चाहे पीपल पार्टी की हुकूमत, तो इसी तरह चलता आ रहा है। जो भी हुक्मरान बैठा हो, इसमें सिर्फ नून लीग, पीपल पार्टी या पीटीआई की नहीं बात कर रहा, जो भी हुक्मरान बैठा है, अगर उसको ये हुक्मरान पे बैठते हुए सिर्फ सीट का ये मतलब समझ रहा है कि मुझे वज़ीर आज़म लगाया जाए, मेरे आगे प्रोटोकॉल हो और आगे पीछे में जो लोग जो हैं वो सलूट करें और वज़ीर आज़म के नारे लगाएं, तो फिर तो ठीक है अगर उसको ये शौक़ है। लेकिन अगर वो वाकई ही इस कौम के लिए वज़ीर आज़म बन के आया, ये 22 करोड़ आवाम का वज़ीर आज़म होता है, एक एक पैसे का उसके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है। ये नहीं है कि 18वीं तरमीम के बाद अगर सूबों को दे दिया जाए और ये स्वाबदीद हो जाए कि जी अच्छा जो मर्जी वो करते रहें। ये 4 मुल्क नहीं है, एक मुल्क है और एक इकाई है ये, और इसको अगर आप, और उसका जो वज़ीर आज़म है वो एक है, और जो वज़ीर आज़म है उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ का वो ज़िम्मेदार है कि वो अगर 1 रुपया अवाम का देता है और उसके ऊपर अगर वो वापस नहीं लेता तो ये नाइंसाफ़ी है, और नाइंसाफ़ी के लिए वो मुजरम है। अगर वो मुजरम बनना चाहता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो चाहता है कि जी मैंने पैसे दिए हैं और इससे वो काम हो, जैसे ही इन्होंने पैसे दिए थे, देखें आज क्या हालत है, ये इन्हीं की वजह से वो अवाम जो है वो मर रही है। अब 10 लाख रुपया दे के बिजली से वो मर रहे हैं, पानी के वजह से वो कितने जो हैं वो बेचारे जान बहक हुए। अब वो जो जान बहक हुए हैं वो उनकी सारी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखें कोई भी काम होता है, कोई भी जुर्म होता है, या किसी वजह से किसी की जान जाती है तो वो उसका कोई ना कोई तो जिम्मेदार होता ही है। और अगर आप देखें जाए तो पीछे से उसी का वही जिम्मेदार है जिसने पैसे दिए और इसलिए दिए। सर इसका मतलब ये, हम छोटी सी बात करते हैं, इसका मतलब क्योंकि ब्रेक का टाइम हुआ जा रहा है, इसका मतलब ये कि हमने सिस्टम ठीक नहीं करना, हमने अपने बंदे जहाँ भाग करवा लेने हैं और बाद में 10 लाख रुपया दे के अपनी तस्वीरें खिंचवा लेनी है। हमने सिस्टम ठीक नहीं करना। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो शुरू से आज तक अलमिया चलता आ रहा है कि हम सिस्टम की तरफ कभी नहीं जाएंगे। हम ये ज़रूर कर लेंगे कि अपने बेसिक, तो फिर मैं हम ये कह सकते हैं कि तस्वीरें खिंचवाने के चक्कर में जितनी लाशें गिरती रहे सो गिरती रहे। नाज़रीन इस वक्त तो एक छोटे से वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। Thank you.